हेलो एवरीवन, मैं वीनू वर्मा एक्सेल इन एजुकेशन चैनल में आप सभी का स्वागत करती हूँ। फ्रेंड्स, यहाँ पर हमारी जो सीरीज चल रही है वो हम क्वेश्चंस को लेकर है, जो हमारे क्वेश्चंस आए थे 18 जून को। तो आज के इस वीडियो में हम लोग रिसर्च एप्टीट्यूड के क्वेश्चंस को यहाँ सॉल्व करेंगे, शिफ्ट 1 और शिफ्ट 2 जोनों में जो पूछे गए थे। इससे पहले मैंने आपको वीडियो जो दी है उसमें टीचिंग एप्टीट्यूड के और पीपल एंड एनवायरनमेंट के क्वेश्चन मैंने करवा दिए हैं, ठीक है। तो आप लोग उन वीडियोस को देख लीजिए, एक आइडिया मिल जाता है कि क्या क्या चीजें आई थी और हमें किस तरह से तैयारी करनी है, ठीक है फ्रेंड्स। तो आज की वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि रिसर्च एप्टीट्यूड में कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो कि आपको अभी दिखेंगे कि न्यू कॉन्सेप्ट पे। न्यू कॉन्सेप्ट ये मतलब कि अभी नेट पेपर फर्स्ट में इस तरह से स्टैट्स वाले क्वेश्चन नहीं पूछे जाते थे, लेकिन यहाँ पर पूछे गए हैं, ठीक है। तो आज की वीडियो काफी हेल्पफुल है और अगर चैनल पे पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ में टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लें, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाता है, ठीक है। तो हम यहाँ पर स्टार्ट करते हैं रिसर्च एप्टीट्यूड के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। यहाँ पर देखिए क्वेश्चंस की सीरीज, यहाँ पर देखिए इसमें कह रहा है अरेंज द फॉलोइंग सेक्शंस ऑफ ए रिसर्च डिसर्टेशन इन करेक्ट सीक्वेंस, ठीक है। अब यहाँ पर आपको शोध निबंध के निम्न अनुभागों को सही क्रम में व्यवस्थित करना है। तो अब इसमें देख लीजिए कि ये जो आपके रिसर्च डिसर्टेशन में कौन कौन से पार्ट्स होते हैं और उनका सीक्वेंस क्या होता है, ये अधिकतर क्वेश्चन में पूछा जाता है। तो यहाँ पर जो आपको ऑप्शन दिए हैं इसके अकॉर्डिंग अगर हम बात करें तो रिसर्च डिसर्टेशन जब होती है तो उसमें सबसे पहला पेज होता है टाइटल पेज का। इसमें टाइटल, लेखक का नाम, हेड, रनिंग हेड मतलब जो शीर्षक का नाम है, और एक्नॉलेजमेंट, ठीक है। तो एक्नॉलेजमेंट मतलब अगर आप कोई आभार व्यक्त करना चाहते हो तो ये एक्नॉलेजमेंट में लिखा जाता है। तो उस हिसाब से यहाँ पर पहला आपका यही हो जाएगा, पहले नंबर पे आपका ये आंसर होगा पहले नंबर पे, ठीक है। तो यहाँ पर ये पहले नंबर पे हो गया। उसके बाद अगर हम बात करें इंट्रोडक्शन आता है, ठीक है। तो इन सब का क्रम होता है वो मैं आपको थ्योरी की क्लास में बताऊंगी, ठीक है। वैसे मैंने पढ़ा दिया है सब चीजें। अब इंट्रोडक्शन में क्या क्या चीजें होती हैं, तो स्टेटमेंट प्रॉब्लम मतलब जो आपने समस्या कथन बना रखा है उसके बारे में बात होती है। लिटरेचर रिव्यू, ठीक है। तो लिटरेचर रिव्यू यहाँ पर ये आपका सेकंड नंबर पे हो जाता है। और नेक्स्ट आता है आपका थर्ड नंबर पे रिसर्च मेथड, ठीक है। तो यहाँ मेथड की अगर हम बात करें तो इसमें आपसे पूछा जाता है क्या क्या चीजें आप इसमें कंक्लूड करोगे। सब्जेक्ट है ना, आपका विषय क्या है। एपरेटस, कौन कौन से उपकरणों का यूज किया है। रिसर्च के एपरेटस पता है ना कि कौन से टूल्स होते हैं, किनको हम यूज करते हैं। डिजाइन क्या है, प्रोसीजर क्या है, इन सारी चीजों को रिसर्च मेथड्स के अंतर्गत रखते हैं। लास्ट में आता है डिस्कशन, ठीक है। ये आपका सबसे लास्ट का होता है। तो यहाँ पर ये चौथा ऑप्शन हो गया। इसमें परिकल्पना का समर्थन या असमर्थन, ठीक है, कि उसको आप रिजेक्ट कर रहे हो या सेलेक्ट कर रहे हो। फिर प्रैक्टिकल और थ्योरेटिकल, इसके एप्लीकेशंस क्या हैं, ये सारी चीजें डिस्कशन में आती हैं, कंक्लूजन को भी लेके, है ना। तो ये सारी चीजें हो जाती हैं आपकी। और ये हो गया आपका करेक्ट सीक्वेंस में लगाने का ऑर्डर, ठीक है। आप हिंदी वाले हिंदी में देख सकते हैं, हिंदी में बहुत ज्यादा थोड़े टफ वर्ड्स पढ़ते हैं। तो यहाँ पर आप ऑप्शन भी आप देख सकते हो कौन सा ऑप्शन होगा, ठीक है। तो मतलब कहने का है कि इसमें देखिए जो सबसे लास्ट में होगा डिस्कशन आएगा, ठीक है। तो यहाँ पर लास्ट में ऑप्शन सी है और ए सबसे पहला है। तो ए डी बी सी है ना, फिर आप यहाँ पर देख सकते हैं। तो इस तरह से जो करेक्ट आंसर है यहाँ पर आप जा सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आप देखो यहाँ पर है द सिस्टमेटिक एलिमिनेशन ऑफ एक्सट्रेनियस वेरिएबल अदर देन दोज यू आर इंटरेस्टेड इन कैन बी अचीव्ड। मतलब आपके रुचि वाले चरों में जो अन्य चरों का व्यवस्थित उन्मूलन किस प्रकार से किया जा सकता है, ठीक है। तो आपकी रुचि वाले चरों से इस तरफ बाह्य चरों का, बाह्य चर मतलब जो कि एक्सट्रेनियस वेरिएबल्स होते हैं, बाहरी रूप से होते हैं, ठीक है। एक्सट्रेनियस वेरिएबल आपके और डिपेंडेंट, इंडिपेंडेंट, कंपाउंडिंग, ये सारी चीजें मैं आपको वेरिएबल्स के अंतर्गत बता चुकी हूँ। तो इसमें देखिए ये जो सारी चीजें हैं ये आप एक्सपेरिमेंटल रिसर्च में कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आपके जो ऑप्शन है इसमें देखिए क्वालिटेटिव, कोरिलेशनल, एक्सपेरिमेंटल और लॉन्गिट्यूडनल। तो यहाँ पर एक्सपेरिमेंटल रिसर्च में हम क्या करते हैं, मैनिपुलेशन करते हैं, ये आपको पता है ना। तो यहाँ पर ये एक्सपेरिमेंटल जो रिसर्च होती है इसके अंतर्गत आप मैनिपुलेशन करते हो, कंट्रोल करते हो वेरिएबल्स को, ठीक है। तो ये हो गया आपका एक्सपेरिमेंटल रिसर्च। आज मैं उतना ज्यादा आपको डिटेल में नहीं बता रही हूँ, लेकिन एक आपको पैटर्न बता रही हूँ कि कैसे क्वेश्चन आते हैं। और इस बार का जो पैटर्न था क्योंकि ऑफलाइन मोड में था
तो ये पैटर्न थोड़ा आपको पता होना चाहिए, क्योंकि जो नेक्स्ट आपका एग्जाम, जो री एग्जाम होगा यूजीसी नेट का, इसके बारे में थोड़ा सा जानकारी रहेगी कि कैसे हमको पढ़ना है, ठीक है। और इसी के अकॉर्डिंग मैं आपकी तैयारी यहाँ पर करवाऊंगी। तो यहाँ पर आपने देख लिया, और जितने भी टर्म्स हैं इनको आप इंग्लिश में ही पढ़िए, ठीक है। आइडेंटिफाई द स्केल्स ऑफ मेजरमेंट विच वुड अलाउ रैंकिंग ऑफ ऑब्जर्वेशन। हिंदी में भी देख लीजिए यहाँ पर, इसमें देखिए, मापन की निम्न मापनियों की पहचान कीजिए जिनमें प्रेक्षण, ठीक है, ऑब्जर्वेशन की बात की जा रही है, जिनमें ऑब्जर्वेशन का जो है यहाँ पर रैंकिंग की जा सके, है ना। तो अब इसमें देखिए, आपकी सबसे पहले होती है नॉमिनल, फिर ऑर्डिनल, फिर इंटरवल एंड फिर होती है रेशियो। ये आपका क्रम होता है, ठीक है। अब इसमें क्या होता है कि जो आपकी नॉमिनल है, इसमें तो नाम के आधार पे, है ना, इसके आधार पे मतलब एक सिंपल एक जो है क्लासिफिकेशन यहाँ पर होता है। और आपकी जो ऑर्डिनल होती है, इसमें ऑर्डर की बात होती है ना, रैंकिंग की बात होती है। और इससे ऊपर की जो होती है उनमें भी ये सारे गुण पाए जाते हैं, ठीक है। तो ऑर्डिनल में जो जो क्वालिटीज होंगी वो इंटरवल में भी होंगी और रेशियो में भी होंगी। तो इस तरह से यहाँ पर ये आपके तीनों ऑप्शन यहाँ पर ये राइट होंगे, ठीक है। तो यहाँ पर जो इसमें कह रहा है, आइडेंटिफाई द स्केल्स ऑफ मेजरमेंट विच वुड अलाउ रैंकिंग ऑफ ऑब्जर्वेशन, ठीक है। तो यहाँ पर इसके इसमें ये तीनों ही कैटेगरीज स्केल्स की सारी आती हैं, ठीक है। यहाँ पर आपने देख लिया कि ये बी, सी और डी है ना, तो इसमें ये ऑप्शन आपका सही हो जाता है, ठीक है। क्योंकि जो भी यहाँ पर स्केल्स हैं, एक दूसरे मतलब जो है नॉमिनल सबसे निम्न स्तर का है, फिर ऑर्डिनल आता है, फिर ऑर्डिनल में क्या होता है, ऑर्डर का होता है, मतलब बड़ा छोटा इस तरह से कंपैरिजन किया जाता है। इंटरवल में क्या होता है, एक समान डिस्टेंस, है ना, वर्गों का अंतर जिसको कहते हैं, समान इक्वल डिस्टेंस की बात होती है। और रेशियो में क्या होता है, लास्ट की स्टेज होती है और इसमें प्रपोर्शन मतलब अनुपात की बात होती है, ठीक है, रेशियो की बात होती है। तो ये हो गया आपके स्केल्स ऑफ मेजरमेंट की बात। यहाँ पर आप देख सकते हैं फ्रेंड्स, इतनी चीजें समझ में आई तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करें, क्योंकि यहाँ से ये सारे क्वेश्चन निकालना और फिर आपके लिए यहाँ पर लेके आना हर जो है सबका सीक्वेंस वाइज। तो यहाँ पर ये चीजें थोड़ा सा मेरे लिए भी काफी जो है इंपॉर्टेंट हो जाता है कि आपके लिए मैं उस तरह की चीजें लेके आऊं, है ना। तो वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दीजिए, ठीक है। अब देखिए जो अगला क्वेश्चन है, इफ अ रिसर्च प्रोजेक्ट इज सेट अप सो दैट एवरीबडी इन द पॉपुलेशन ऑफ इंटरेस्ट हैज एन इक्वल चांस। देखो यहाँ पर क्या क्या चीजें हो रही है, एक तो इक्वल चांस की बात हो रही है, यहाँ पर इक्वल चांस की बात हो रही है, और बीइंग इंक्लूडेड इन द सैंपल, है ना, कि इक्वल चांस की बात है, सैंपल में इंक्लूड करने की बात है। यहाँ पर भी पढ़ सकते हैं, यदि कोई शोध परियोजना इस प्रकार स्थापित की जाती है कि आबादी में, मतलब जो यहाँ पर कह रहा है कि सैंपल में, है ना, सभी को नमूने में शामिल, मतलब जो पॉपुलेशन में से लेके जो सैंपल बनाया गया है, तो इस सैंपल में सभी को शामिल किए जाने का समान अवसर मिले, तो शोध में शामिल है। शोध में शामिल क्या चीज होगी, यहाँ पर पूछ रहा है कि उस सैंपल में सभी के शामिल किए जाने की संभावना है। तो ये क्या होती है, ये आपकी प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग होती है ना। प्रोबेबल और नॉन प्रोबेबल हमने बहुत अच्छे तरीके से पढ़ रखा है। तो इसमें जो आपकी कैटेगरी होती है, ये होती है आपकी यहाँ पर प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग, ठीक है। प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग में ये आपकी सभी के मतलब शामिल होने की संभावना होती है, ठीक है। और नॉन प्रोबेबल में क्या होता है कि यहाँ पर रिसर्चर अपनी इच्छा अनुसार अपने जो है रिसर्च मेथड्स का यूज करता है, ठीक है, सैम्पलिंग टेक्निक का यूज करता है, ठीक। तो ये हो गए आपके ये क्वेश्चन। नेक्स्ट हम देखते हैं यहाँ पर अगला क्वेश्चन, देखिए। और फ्रेंड्स वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक जरूर कर दीजिए, क्योंकि देखिए ये सारे जो क्वेश्चन हैं आपके थोड़े डिफरेंट लेवल के बने थे, है ना, कि यहाँ पर दो चार क्वेश्चन आपको ऐसे भी मिलेंगे जो आपने शायद ना पढ़े हों, लेकिन अगली बार जरूर पढ़ के जाइएगा, क्योंकि इस तरह के क्वेश्चन आ रहे हैं तो हो सकता है रिपीट हो जाए, या ये क्वेश्चन ना आए तो कॉन्सेप्ट यही आ जाए, है ना। तो इस चीज के लिए आपको तैयार रहना है, ठीक है। और टीचिंग एप्टीट्यूड और पीपल एंड एनवायरनमेंट के जो वीडियो है उसको जरूर देख लीजिए, उसमें भी मैंने सारे शिफ्ट 1 और शिफ्ट 2 के क्वेश्चन करवा रखे हैं, तो वो वीडियोस आपके लिए हेल्पफुल होंगी, ठीक है। और बाकी चीजें हम सीरियल वाइज सारी चीजें आप करते शुरू करेंगे, क्योंकि हो सकता है अगस्त में आपका एग्जाम हो सकता है, तो अब उतना टाइम नहीं है, लेकिन जो भी टाइम है उसको आप अच्छे से यूटिलाइज करें, ठीक है। नेक्स्ट आप देखो, व्हेन यू ट्राई टू प्रेडिक्ट द वैल्यू ऑफ एन आउटकम वेरिएबल फ्रॉम वन और मोर वेरिएबल्स, क्या बात कर रहा है, वन और मोर वेरिएबल्स, है ना, यू आर लाइकली टू बी यूजिंग, मतलब यहाँ पर जो कह रहा है हिंदी में भी देख लीजिए,
जब आप एक या अधिक चरों से किसी परिणाम चर के मान की भविष्यवाणी करने का प्रयास करते हैं। देखिए यहाँ पर जो बात हो रही है, एक या अधिक चर, है ना, एक या अधिक चर की बात हो रही है, तो आप संभवतः निम्न का उपयोग कर रहे होंगे। अब ये आपका स्टैट्स का क्वेश्चन है, सांख्यिकी का, है ना। तो इसमें देखिए कौन कौन से मेथड्स आपको दिए हैं, पियर्सन प्रोडक्ट मोमेंट कोरिलेशन, बाईवेरिएट रिग्रेशन, मल्टीवेरिएट और एनालिसिस ऑफ वेरिएंस, है ना। तो इन सब के बारे में हम थोड़ा सा डिटेल में पढ़ लेंगे थ्योरी क्लास में। आज के इस वीडियो में मैं थोड़ा आपको बताती हूँ कि इसका राइट आंसर क्या होगा। तो इसमें देखिए, जब आप एक या अधिक चरों से किसी परिणाम चर के, तो एक या अधिक की जब बात हो रही है तो यह हो जाता है आपका मल्टीवेरिएट रिग्रेशन, है ना। ये हो जाता है आपका मल्टीवेरिएट रिग्रेशन, जिसको हम कह सकते हैं, यहाँ पर हिंदी में देखिए, बहुचर प्रतिगमन। ठीक है, तो बहुचर प्रतिगमन ये होता क्या है, ये एक सांख्यिकी तकनीकी है जिसका उपयोग कई इंडिपेंडेंट वेरिएबल और मतलब एक से अधिक डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट वेरिएबल के बीच संबंधों को ज्ञात करने के लिए किया जाता है। तो मल्टीवेरिएट से मतलब यहाँ पर एक से अधिक वेरिएबल्स होंगे, वो आपके डिपेंडेंट या इंडिपेंडेंट वेरिएबल के हो सकते हैं। ठीक है, तो मल्टीवेरिएट रिग्रेशन क्या है, एक शक्तिशाली और उपयोगी तकनीकी है। कौन सी, सांख्यिकी तकनीकी है, जो रिसर्च और डेटा एनालिसिस में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। और इसका मेन फीचर्स यही है, ये कई चरों के बीच संबंधों को समझने और प्रिडिक्शन, है ना, भविष्यवाणी करने का प्रयास करती है। ठीक है, तो ये चीज, इसकी ये खास लाइन है, इसको आप याद रखिएगा, मल्टीवेरिएट, है ना। तो ये सारी चीजें हम यहाँ पर पढ़ेंगे थ्योरी क्लासेस में, जिससे आपको एक जो है इजी वे में तैयारी हो जाएगी और सारी चीजें आपकी क्लियर हो जाएंगी, है ना। क्योंकि यहाँ पर ये पूरी, अगर मैं आपको एक दो चीजें बताऊंगी तो आपको ऐसे समझ में नहीं आएगा, इसलिए हम इसकी एक पूरी डिटेल क्लास पढ़ेंगे। ठीक है, अब देखिए जो अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग अप्रोच टू द स्टडी ऑफ रियलिटी सजेस्ट दैट ओनली नॉलेज गेन थ्रू एक्सपीरियंस एंड द सेंसेस इज एक्सेप्टेबल। अब यहाँ पर देखो, आप बात कर रहे हैं नॉलेज की। ठीक है, नॉलेज की बात हो रही है और इसको हिंदी में भी पढ़ लीजिए। वास्तविकता के अध्ययन के लिए निम्नलिखित में से कौन सा दृष्टिकोण ये सुझाव देता है कि केवल अनुभव और इंद्रियों की बात हो रही है। देखिए, अनुभव और इंद्रियों के माध्यम से प्राप्त ज्ञान ही स्वीकार्य है। अनुभव और इंद्रियों की जब बात होती है तो ये हो जाती है आपकी एम्पिरिसिज्म। ठीक है, एम्पिरिसिज्म क्या है, अनुभववाद है। यहाँ के जो दार्शनिक थे, प्रमुख दार्शनिक जॉन लॉक और डेविड ह्यूम, बर्कले, इन सब का वर्णन यहाँ पर आता है। एम्पिरिसिज्म, अनुभववाद क्या है, ये एक दार्शनिक सिद्धांत है। अनुभववाद की बात करें तो एक दार्शनिक सिद्धांत है जो ज्ञान और विचारों के निर्माण में किसकी बात करता है, अनुभव और इंद्रियों की, है ना। जो अनुभव और इंद्रियों के माध्यम से प्राप्त ज्ञान है उसकी बात करता है। और इसी से मतलब जो ये जो सिद्धांत है, ये ज्ञान और विचारों के निर्माण में अनुभव और साक्ष्य की भूमिका को प्रमुख मानता है। साक्ष्य से मतलब प्रमाण से है, एविडेंस से है। तो इसमें क्या क्या चीजें खास हैं, दो पॉइंट इसके ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एक तो इंद्रियों का अनुभव होगा, अनुभववाद जैसा कि नाम है, एम्पिरिसिज्म, है ना, अनुभव की बात होगी। और अनुभव और साक्ष्य को ज्यादा मानता है। ठीक है, यहाँ पर तर्क को ज्यादा महत्ता ना देकर अनुभव और साक्ष्य, प्रमाण मतलब जो एविडेंस है ना, साक्ष्य मतलब क्या है, एविडेंस होता है, इसी की बात करता है। तो यहाँ पर ये जो है अनुभव के आधार पे एक आपकी इंद्रियों के माध्यम से जो प्राप्त ज्ञान होता है वो ही होता है अनुभववाद। ठीक है, तो ये हो जाता है आपका। ऐसे क्वेश्चन आपसे पूछे गए हैं, तो आई थिंक इसके पहले इस तरह से क्वेश्चन नहीं आए थे, लेकिन अभी जो क्वेश्चन आ रहे हैं इसके अकॉर्डिंग भी आपको तैयारी करनी है। और उसके पहले जो आ चुके हैं वो तो पढ़ना ही पढ़ना है ना, सिलेबस के अकॉर्डिंग तो आपको पढ़ना ही पढ़ना है। तो इसमें तो आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए, सारी चीजें आपकी हो जाएंगी। अब अगला जो क्वेश्चन है इसमें देखिए, अरेंज द डिफरेंट स्टेज इन्वॉल्व इन द प्रोसेस ऑफ डिडक्शन इन करेक्ट सीक्वेंस। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर कह रहा है अरेंज द डिफरेंट स्टेजेस, है ना। अब इसको डिडक्शन कह रहा है, निगमन की प्रक्रिया में डिडक्शन होता है ना, इंडक्शन और डिडक्शन दो प्रोसेस आप पढ़ते हो। तो निगमन की प्रक्रिया में शामिल विभिन्न चरणों को सही क्रम में व्यवस्थित करना। अब इसमें देखिए थोड़ा सा यहाँ पर जितने भी ऑप्शन है ना, आपको इनको करेक्ट सीक्वेंस में लगाना है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए सबसे पहला जो होगा वो क्या होगा, डेटा कलेक्शन। ठीक है, यहाँ पर पहले नंबर पे आपका हो जाता है डेटा कलेक्शन। फिर है आपका फाइंडिंग्स। डेटा कलेक्शन के बाद आपको जो भी उसका रिजल्ट आता है, जो कंक्लूजन आता है, दूसरे नंबर पे फाइंडिंग्स हो गया। उसके बाद आप देखते हो कि जो भी रिजल्ट आता है, जो भी आपके आउटकम्स आते हैं, है ना, उसके आधार पे
आप हाइपोथेसिस को कंफर्म करते हो या रिजेक्ट करते हो। ठीक है, फिर है रिवीजन ऑफ थ्योरी, है ना। तो ये हो जाते हैं, ये इसके ऑप्शन है। ठीक है, देखिए आंसर की तो कहीं पर नहीं है, लेकिन इस क्वेश्चन के बारे में मैं थोड़ा सा आप लोगों से भी कहूंगी कि इसको थोड़ा सा सर्च करिएगा कि इसके प्रोसेस में क्या क्या चीजें और सही है ना। तो मुझे जितना सही लगा वो मैंने आपको बताया, लेकिन अगर आपको कहीं पर लगता है कि इसमें थोड़ा सा और चेंजेस हो सकते हैं या और कुछ होना चाहिए और आपको कुछ और मिलता है तो आप प्लीज बताइएगा। ठीक है, कमेंट करके बताइएगा क्वेश्चन नंबर 7 और इस तरह से करके, क्योंकि मैंने अलग अलग जगह देखा तो डिफरेंट दिखा है ना। लेकिन यहाँ पर ये मैंने अपने अकॉर्डिंग ही बताया, क्योंकि कोई आंसर की हमारे पास नहीं है। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये हो गया। और यहाँ पर ये हिंदी में आप देख सकते हैं, परिकल्पना की पुष्टि या स्वीकृति, है ना। तो वैसे तो ये सही चीज है कि देखिए पहले आप डेटा कलेक्शन करते हो, फिर रिजल्ट आता है, उसके बाद ही आप देखते हो कि हाइपोथेसिस आपकी कंफर्म हुई, है ना। हाइपोथेसिस टेस्टिंग हम ऐसे ही तो करते हैं कि ये कंफर्म हुई या रिजेक्ट हुई, फिर रिविजन ऑफ थ्योरी करते हैं। ठीक है, कि कहाँ पर चीजें जो है हमारी सही हो रही है या गलत हो रही है। ठीक, तो ये हो जाते हैं आपके कुछ क्वेश्चन। और एक क्वेश्चन मुझे लगा कि एक और आया था, लेकिन मेरे पास वो सही से उसका प्रिंट आउट नहीं था। तो उसमें आपसे पूछा गया है इंटरनल वैलिडिटी। इंटरनल वैलिडिटी में मैचिंग को देना था लिस्ट 1 और लिस्ट 2 में, है ना। तो इसमें कुछ फैक्टर्स होते हैं आपके, एक्सटर्नल वैलिडिटी और इंटरनल वैलिडिटी। ठीक है, तो इसीलिए मैंने वो क्वेश्चन नहीं लिया क्योंकि वो सही से प्रिंट नहीं था उसका। ठीक है, तो उसमें मैंने आपको करवाया भी है कि इंटरनल वैलिडिटी में जैसे आपके कौन कौन से फैक्टर्स होते हैं, मैचुरेशन है, टाइम है ना, इसी तरह से और भी होते हैं, कई एक फैक्टर्स हैं। तो वो हमने डिटेल में पढ़ रखा है चीजों को, वैधता, है ना, वैलिडिटी के बारे में। तो एक्सटर्नल वैलिडिटी, इंटरनल वैलिडिटी दो तरीके से आती है। तो ये कुछ फैक्टर्स होते हैं, तो इससे संबंधित क्वेश्चन आया था, आपको मैच करना था। ठीक है, तो वो क्वेश्चन मैं यहाँ पर नहीं ले पाई हूँ क्योंकि मेरे पास सही से था नहीं, है ना। तो पीपीटी में नहीं आ पा रहा था, तो इसलिए मैंने उसको नहीं लिया। मैंने सोचा आपको ओरली बता दूंगी, बाकी उसकी थ्योरी मैं आपको करवा दूंगी। ठीक है फ्रेंड्स, तो आज की वीडियो में इतने क्वेश्चन हो गए आपके। ये सारे आपके रिसर्च एप्टीट्यूड से पूछे गए थे शिफ्ट 1 और शिफ्ट 2 में। तो इससे हमें एक आइडिया मिलता है कि अब जो हमें पेपर तैयार करना है वो किसके अकॉर्डिंग करना है, और उसमें आपको जो टॉपिक अभी आपने छोड़ दिए हैं उनको पूरे करने हैं ना। क्योंकि मैं आपको पढ़ाऊंगी, सारे स्टैट्स वाले भी पोर्शन से कवर कराऊंगी, तो फिर आपको ये नहीं लगना चाहिए कि ये चीज नहीं पूछा गया है या हमारे सब्जेक्ट में नहीं है। नहीं, लेकिन अब पेपर 1 में भी आपको सांख्यिकी वाले जो है कॉन्सेप्ट से सवाल पूछे जा रहे हैं। ठीक है, तो आज की वीडियो कैसी लगी? वीडियो अच्छी लगी तो लाइक एंड शेयर करिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक चैनल पे बने रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।